विद्यार्थी मित्रों, एसएम विद्यालय ई लर्निंग प्रोग्राम में फिर से आपका स्वागत है। हम लोगों ने कल गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, उसके पहले स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ गिब्स एनर्जी, ईएमएफ ऑफ सेल की बात की थी और कल हम लोगों ने एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग उसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। मान चलिए कि रिएक्शन है ए से A+3 +3 इलेक्ट्रॉन B+2 +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स B। इसके लिए E1 की वैल्यू दी गई है x वोल्ट और इसके लिए E2 की वैल्यू दी गई है y वोल्ट। अब आप देख पा रहे हैं कि पहली वाली जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और दूसरी वाली जो रिएक्शन है वो रिडक्शन हाफ सेल है, और इन दोनों की हेल्प से मुझे फाइनली रेडॉक्स के लिए E की वैल्यू निकालनी है। अब अगर इन दोनों रिएक्शन को मैं ऐड करूंगा तो आप देखेंगे कि इस तरह से ऐड करना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का गेन है और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस है। तो इस इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इस इक्वेशन में मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करने वाला हूं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी कि 2a प्लस इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए 3b+2 गिव्स 3b+2 गिव्स 2a+3 +3b। और इसके लिए मुझे E3 बोलो तो ये मुझे कैलकुलेट करना है। अब देखो, मैंने आपको सिखाया था कि जो ईएमएफ ऑफ सेल है वो एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब N1 की वैल्यू कितनी है 3 और यहाँ पर N2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे N2 की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि अगर मैं डेल्टा G1 इस इक्वेशन के लिए लिख रहा हूं, इसको ये 1 दे दो और इसको 2 दे दिया, ये 3 हो गया। तो डेल्टा G1 क्या आएगा -N1 F E1। N1 की वैल्यू कितनी है 3 F और E1 की वैल्यू कितनी है X। फिर मैं डेल्टा G2 रखूंगा तो -N2 F E2 आ जाएगा। N2 की वैल्यू कितनी है 2 F इंटू Y। डेल्टा G3 -N3 F E3। तो N3 इसमें हिडन है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेंटलमैन क्या है हिडन है, दिख नहीं रहा है। चाहे आप इस चेंज में देखें तो भी 6 इलेक्ट्रॉन और आप इस चेंज में देखें तो भी 6 इलेक्ट्रॉन। इस इक्वेशन के लिए N की वैल्यू क्या होगी 6, बताया था मैंने। तो N3 यहाँ पे आ जाएगा 6 और F
E3, तो यहां पर डेल्टा G3 इज इक्वल्स टू डेल्टा G3 इज इक्वल्स टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, और यहां पे आप डेल्टा G3 की वैल्यू को पुट करेंगे तो E3 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। डेल्टा G3 की वैल्यू आप पुट करेंगे तो E3 की वैल्यू निकल के आने वाली है। डेल्टा G3 की वैल्यू आपको दी गई है -6F E3, और यहां से आप E3 को कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह का और भी क्वेश्चन हम करते हैं। तो डेल्टा G1 और डेल्टा G2 आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे, और यहाँ पे भी जो है ये टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो ओवरऑल रिडॉक्स है, तो यहाँ पर एक चीज आपको देखनी है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो वैल्यू है डेल्टा G1 की ये भी 2 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि हमने 2 से फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। तो ये इसमें भी इंटू 2 हो जाएगा और इसमें इंटू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं फाइनली देखूंगा तो इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, और इंटू 3 करना पड़ेगा। ये फैक्टर है जिस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर देखेंगे कि E3 की वैल्यू क्या आने वाली है। यहाँ पे E3 आ जाएगा x + y। मतलब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिससे आपने इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि गिब्स एनर्जी है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो डेल्टा G1 इज 2 टाइम्स हो जाएगा और ये 3 टाइम्स हो जाएगा। फाइनली E3 क्या हो जाएगा x + y। इस इक्वेशन में आप देख पा रहे हो कि इस ओवरऑल इक्वेशन में जो इलेक्ट्रॉन है वो हिडन है, कैंसिल आउट है। तो इसके लिए आप डायरेक्ट आप वैल्यू लिख सकते हो x + y। इसी तरह का एक क्वेश्चन और करेंगे, तो डेल्टा G की वैल्यू इसमें आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन गिवन है आपको, क्वेश्चन गिवन है कि A से A+
प्लस इलेक्ट्रॉन, इसके लिए E1 की वैल्यू दी गई है x वोल्ट, और दूसरी इक्वेशन है a प्लस 3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए E2 की वैल्यू दी गई है y वोल्ट। अब फाइनली अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं, इनको फाइनली अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो a से a प्लस 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इसके लिए मुझे E3 कैलकुलेट करना है। तो पहले वाले के लिए मैं डेल्टा G1 लिख रहा हूं माइनस N1 इंटू एस इंटू E1। तो डेल्टा G1 N1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू एफ इंटू एक्स। सिमिलरली डेल्टा G2 लिख रहा हूं डेल्टा G2 माइनस N2 एफ E2। तो N2 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू एफ इंटू वाई डेल्टा G2। Now delta G3 is equals to minus N3F E3। N3 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू एफ इंटू E3 मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं लिखूंगा डेल्टा G3 is equals to डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। तो इसकी वैल्यू मैं पुट कर दूं डेल्टा G3 की, ये माइनस 3 इंटू एफ इंटू E3, और ये डेल्टा G1 माइनस 1 इंटू एफ इंटू एक्स प्लस ये माइनस 2 इंटू एफ इंटू वाई। फैराडे दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा जेंटलमैन, एफ से एफ माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया 3E3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y। सो E3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y अपॉन 3। अगर मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करता तो गलत हो जाता। तो आपको फाइनली किसी डिजायर्ड इक्वेशन के लिए जब सेल पोटेंशियल निकालना है तो गिब्स एनर्जी को एडिटिव प्रॉपर्टी की तरह यूज करके ही आपको अपना आंसर निकालना है, जिसमें गलती होने का चांस नहीं रहता। कई बार क्या होता है कि डेटा इस तरह का गिवन होता है कि गलत होने का चांस रहता है। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, गिवन है E0 MnO4 माइनस से कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में, और ये गिवन है x वोल्ट। सेकेंड इज जो दूसरा डेटा है E0 MnO2 से कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में, और ये गिवन है y वोल्ट। तीसरा MnO4 माइनस से Mn+2 सॉरी, और इसके लिए मुझे सेल पोटेंशियल निकालना है। अब आप ये देखो कि ये दो डेटा गिवन है और आपको ये डिमांड है। तो यहां पे हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं जेंटलमैन।
एक तरीका ये है कि मैंने इक्विवेलेंट मास जब पढ़ाया तो आपको वैलेंसी फैक्टर का कॉन्सेप्ट बताया था, तो वैलेंसी फैक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करके मैं इसका आंसर निकाल सकता हूं, ठीक है ना। कि किस तरह से निकाल सकता हूं कि आप देखें यहां पर वैलेंसी फैक्टर इस इक्वेशन के लिए देखो, यहाँ MnO4 माइनस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंगनीज की वो +7 है और यहाँ पर कितनी है +4, तो यहाँ पे चेंज कितने का है 3 का, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 3 है, यहाँ पर +4 और यहाँ +2, तो यहाँ वैलेंसी फैक्टर 2 है, यहाँ पे +7 और +2, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 5 है। अब मैं वैलेंसी फैक्टर का सीधा यूज कर रहा हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि -5 FE3, इसको मैंने E3 कंसीडर कर लिया, ये मान लो कि E1 है और ये E2 है और इसको मैंने E3 कंसीडर कर लिया। -5 FE3, देखना है कि MnO4 माइनस से Mn+2 में जाना है, तो इन दोनों को मैं प्लस करके इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं। यहीं पर तो ध्यान देने वाली बात है, कभी इसको पलट के दे देंगे तो मैं क्या बताना चाहता हूं कि पहले हम लोग इस मेथड को देख लेते हैं, फिर कैसे प्रॉपर्ली सॉल्व करना है जिससे गलतियां नहीं होंगी उसको भी हम लोग देख लेंगे। -5 FE3, इसके लिए ये n वैलेंसी फैक्टर, भाई वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन 5FE3, और इधर आया था -3FX प्लस -2FY, तो x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5E3 = 3x + 2y, तो जो डिमांड है हमारी E3 की वो आंसर आएगा 3x + 2y / 5। ये आंसर आ गया, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये आंसर सही नहीं है, ये आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर अगर डेटा उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया ना तो ये आंसर गलत भी हो सकता है। तो सेकंड जो अल्टरनेटिव मेथड है ना उसको हम यूज करेंगे। अल्टरनेटिव मेथड क्या कहलाता है, देखो कि पहला चेंज जो है वो MnO4 माइनस से MnO2 में, पहला चेंज MnO4 माइनस से MnO2 में, तो अब आप देखें कि यहां पर 4 ऑक्सीजन है, तो बड़ा सरल सा पार्ट होता है बैलेंसिंग में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं बता दे रहा हूं। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 वाटर को मैं ऐड करूंगा, तो यहाँ पे H कितना हो गया 4, तो ये 4H+ हो गया, ठीक है ना, और 4H+ हो गया, तो ये +7 से +4, आप चेक करेंगे यहाँ +7 है +4 है, ऑब्वियसली रिडक्शन है, यहाँ मैं 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूंगा, चेक कर लो 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूंगा, तो यही क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिसको मैं यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर बोल रहा हूं। तो इसके लिए अब ये इक्वेशन 1 की, तो इसके लिए मैंने लिखा डेल्टा G1 = -N1 FE1, तो N1 की वैल्यू लिखी मैंने -3 × F, और E1 की वैल्यू दी गई है x। फिर मैंने सेकेंड इक्वेशन को लिखा, और सेकेंड इक्वेशन दी गई है कि MnO2 से क्या बना रहे हैं, Mn+2, MnO2 से Mn+2 बना रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +4 है, 2 ऑक्सीजन है तो 2 वाटर ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो इधर 2 वाटर मैंने ऐड किया, तो यहाँ पे 4H+
और +4 से +2 में जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से 4H प्लस और यहां पर 2 का चेंज हो रहा है। 1 मिनट में चेक कर लो ये। MnO2 से Mn+2, हाँ ठीक है। तो यहां पर डेल्टा G2 माइनस N2 F E2, N2 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू F इंटू वाई। अब तीसरी इक्वेशन में देख रहा हूं कि मुझे क्या दिया है MnO4 माइनस से Mn+2, तो MnO4 माइनस से Mn+2, ये भी बैलेंसिंग बड़ी सिंपल है। यहाँ पे +7 है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई +2, तो टोटल चेंज कितने का रहा 5 का, लेकिन यहाँ पहले ऑक्सीजन देख रहे हैं 4 है, तो 4H2 को आपने ऐड किया तो 8H प्लस इस साइड और ये भी रिडक्शन है, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए डेल्टा G3 इज इक्वल्स टू -N3 इंटू F और ये डिजायर्ड है E3, तो N3 की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 5। अब मैं इसको यहाँ सॉल्व कर लूंगा। तो यहां पर डेल्टा G3 इज इक्वल्स टू मैंने लिखा डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, ये आपको ध्यान रखना है। तो -5 इंटू F इंटू E3 इज इक्वल्स टू -3 इंटू F इंटू X प्लस -2 इंटू F इंटू Y। तो ये E3 की वैल्यू आ जाएगी 3X प्लस 2Y अपॉन 5। आंसर वही आया, कोई डाउट नहीं, लेकिन ये मेथड ज्यादा कन्वीनियंट है, इसमें गलती होने के चांस कम है, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर इसी इक्वेशन को पलट के दे देते ना तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन ये है कि Cu प्लस इलेक्ट्रॉन और ये गिवन है Cu में कन्वर्ट हो रहा, और यहाँ पर E1 नॉट की वैल्यू जेंटलमैन दी गई है x1 वोल्ट, x1 वोल्ट। सेकेंड कन्वर्जन है Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये कन्वर्ट हो रहा Cu प्लस में Cu में से, और ये वैल्यू दी गई है x2 वोल्ट। क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि फाइंड E नॉट फॉर Cu प्लस 2 प्लस इलेक्ट्रॉन। इसके लिए मुझे सेल पोटेंशियल निकालना है। अब देखो बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि पहली वाली जो प्रोसेस है वो रिडक्शन है, दूसरी वाली प्रोसेस है वो भी रिडक्शन है। दो रिडक्शन को मैं कंबाइन करके ये तीसरा वाला जो रिडक्शन है वो मैं बनाना चाहता हूं, ठीक है ना, Cu प्लस। लेकिन अब आप देखो कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड क्या है Cu प्लस 2 और यहाँ क्या है Cu प्लस। थोड़ा सा देखें, Cu प्लस 2 है और यहाँ राइट साइड Cu प्लस है। अगर इसको मैं 1 मान लूं और इसको मैं 2 मान लूं और इसको मैं 3 ले लूं, तो देखो डेल्टा G1
की वैल्यू क्या लिखने वाला हूं, -n1 इंटू एफ इंटू E1 नॉट, ये लिख लूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। तो n1 की वैल्यू कितनी है, -1 इंटू एफ इंटू E1 नॉट, इसकी वैल्यू दी गई है x1। डेल्टा G2 नॉट जरा मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, -n2 इंटू एफ इंटू E2 नॉट, n2 की वैल्यू कितनी दी गई है 2, तो 2 इंटू एफ इंटू x2। अब जरा देखो क्या डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 से ये रिजल्ट आता है, जरा इस इक्वेशन को प्लस करें तो Cu प्लस और इधर Cu प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जो हमारी डिजायर्ड इक्वेशन है उसमें जेंटलमैन Cu प्लस 2 है लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है Cu प्लस, मतलब डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 से ये रिजल्ट निकल के नहीं आना है। डेल्टा G3 नॉट मुझे करना पड़ेगा डेल्टा G1 नॉट माइनस डेल्टा G2 नॉट, और डेल्टा G1 नॉट माइनस डेल्टा G नॉट किया, देखो क्योंकि इसको अगर मैं पलट के लिख दूंगा तभी कॉपर कॉपर ये कैंसिल आउट होंगे, समझ पा रहे हैं बात को। तो डेल्टा G1 नॉट माइनस डेल्टा G2 नॉट। अब डेल्टा G3 को मैं यहां क्या लिखने जा रहा हूं, माइनस N3F E3 नॉट, और इसको मैं लिख रहा हूं माइनस N1F E1 नॉट, पहले जनरल एक्सप्रेशन, और माइनस N2F E2 नॉट। N3 की वैल्यू मुझे क्या रखनी है, 1 इंटू एफ इंटू E3 नॉट, ये माइनस लगा हुआ, ये कितना था, ये 1 था, तो -1 इंटू एफ इंटू x1 ये हो गया, और माइनस N2 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू एफ इंटू x2, -1 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया, मैं f से f कैंसिल हो गया, तो E3 नॉट क्या आया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो ये क्या आया x1, और ये प्लस हुआ, तो ये आया 2x2, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं E3 2x2 माइनस x1। ये क्वेश्चन आया है एक बार एग्जाम में, तो 2x2 माइनस x1 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से एडिटिव प्रॉपर्टी का या स्टैकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज करके हम फाइनली जो रिजल्ट है उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह के और भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, जैसे आप एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन गिवन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि E नॉट Fe प्लस 3 Fe इज इक्वल्स टू माइनस 0.036 वोल्ट, और दूसरा E नॉट गिवन है Fe प्लस 2 Fe माइनस 0.439 वोल्ट, और फाइंड
ई नॉट Fe+3 कॉमा लगा रहता है। देखो मैंने जब आपको सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको इस कॉमा का यूज बताया था कि अगर दोनों सेम फेज में हो तो उनको कॉमा से ही रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस, इसमें आप क्लियर करिएगा कि Fe3+ के बाद कॉमा लगाए मतलब Fe3+ किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Fe+2 में। ये मैं आपको बता दूं, जो भी स्पीसीज कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड है वो कन्वर्ट हो रही है और जो राइट हैंड साइड है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में है। मतलब Fe+3 से आप क्या बनाने वाले हो, Fe+2। मतलब ये कन्वर्जन है Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe+2। और इसके लिए E0 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अगर इसको आप 1 ले लें, इसको 2 ले लें और इसको 3 ले लें, ठीक है ना। तो इसी तरह का आपको यूज करके यहाँ पे Fe+3 से Fe में जाएंगे तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे Fe+2 से Fe में जाएंगे तो यहाँ पे N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप डेल्टा G1 को आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि डेल्टा G1 सॉल्व कर देंगे आप, मैं लिख रहा हूँ -N1, तो -N1 इंटू F इंटू E1 नॉट, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो यहां से N1 की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू F इंटू -0.036 और यहाँ पे डेल्टा G2 में लिख रहा हूं -N2F E2 नॉट, ये वैल्यू है -2 इंटू F इंटू -0.439। तो ये डेल्टा G1 और G2 आ गई। इसके लिए मैं डेल्टा G3 लिख रहा हूं, तो डेल्टा G3 नॉट, इनको नॉट ही कर लो सारी वैल्यू, तो -N3 इंटू F इंटू E3 नॉट। तो N3 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, तो -1 इंटू F इंटू E3 नॉट, ये डिजायर्ड है। आप देखो कि डेल्टा G1, अब आप देखो डिजायर्ड इक्वेशन में Fe+2 कहाँ है, Fe+2 कहाँ है, जनरल राइट साइड। मतलब आपको इस इक्वेशन को G1 नॉट माइनस डेल्टा G2 नॉट, क्योंकि डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2 नॉट करेंगे तो यही इक्वेशन आपको मिल जाएगी जो आपकी डिजायर्ड इक्वेशन है। क्योंकि ये पलट जाएगा तो ये साइन भी पलट जाएगा, ये प्लस साइन हो जाएगा और फाइनली आपको आंसर यहाँ से डेल्टा G3 नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा G1 नॉट माइनस डेल्टा G2 नॉट। आप आंसर फाइंड आउट करिएगा। आपका आंसर मैं बता दूं कि क्या आने वाला है। आपका जो आंसर आएगा वो आप नोट कर लें। आंसर इसका आएगा, 4 ऑप्शन दिए थे जिसमें एक ऑप्शन ये था 3 -0.036 प्लस 2 0.439 वोल्ट, ये आंसर इसका आएगा। तो मैंने आपको इसी तरह का कॉपर वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया, सिमिलर क्वेश्चन है ये मैं क्वेश्चन क्यों कराया मैंने आपको, ताकि आपको यूज पता चल जाए कि किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फाइनल रिजल्ट के लिए, मतलब 2 इक्वेशन गिवन हो। देखो मैं आपको क्या बोलूं कि दोनों जो चेंज है वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल गिवन हो सकते हैं, दोनों चेंज रिडक्शन हाफ सेल गिवन हो सकते हैं। अगर रिडॉक्स के लिए निकालना होगा और इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहे हैं तो हम डायरेक्ट प्लस करके लिख सकते हैं। लेकिन प्लस करके लिखने का मतलब ये नहीं है कि EN ऑफ सेल एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो डेल्टा G3 नॉट यहाँ पे निकाला और मैंने आपको बताया कि जैसे कॉपर वाला क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था,
डेल्टा G3 नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा G1 नॉट माइनस डेल्टा G2 नॉट से इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट ऐसे भी अप्रोच कर सकता है कि सर एक इक्वेशन ये दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डिजायर्ड इक्वेशन में Fe+3 लेफ्ट हैंड साइड है। एक इक्वेशन ये दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो डिजायर्ड इक्वेशन है उसमें Fe+2 कहाँ है, राइट हैंड साइड है। तो एक स्टूडेंट ऐसे भी सॉल्व कर सकता है कि इसको पलट के लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। E नॉट Fe से Fe+2 कर लो तो बच्चे यहाँ पे साइन क्या होने वाला है, प्लस। तो जब आप Fe से Fe+2 करोगे और इसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो बात वही है कि जब इसको मैं पलट के लिख दूंगा तो यहाँ पर डेल्टा G3 नॉट लिखूंगा मैं डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट। तो अपने दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं करना है कि सर ने कहा था एडिटिव प्रॉपर्टी, अरे एडिटिव प्रॉपर्टी ही है ये। मैं एक इक्वेशन को रिवर्स करके उसका साइन चेंज करके उसको ऐड करूं, या मैं डायरेक्ट यहाँ पर ये नेगेटिव साइन लगा के उसको मैं प्लस ही कर रहा हूं, तो फाइनली E3 का आंसर आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने बोला था कि बैलेंसिंग फैक्टर में एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होती है कि बैलेंसिंग फैक्टर यहाँ पे बच्चे को 3 दिखेगा और यहाँ पे 2 दिखेगा और यहाँ पे 1 दिखेगा, तो वो क्या करेगा कि दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो आंसर गलत हो जाएगा। आंसर इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि डिजायर्ड इक्वेशन जो हमारी है वो इनके प्लस करने पर या डायरेक्ट बैलेंसिंग फैक्टर का यूज करने पर नहीं आ रहा है। तो बैलेंसिंग ऐसा नहीं है कि बैलेंसिंग फैक्टर का यूज करके हम आंसर नहीं निकाल सकते, बैलेंसिंग फैक्टर का यूज करके भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें एक परसेंट है गलत होने का। लेकिन यहाँ पर अगर हम डेल्टा जी की, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, ठीक पा रहे हैं हम, डेल्टा जी की वैल्यू का यूज करके और उसमें एडिटिव प्रॉपर्टी लगाएं तो वी विल डेफिनेटली गॉट अ राइट आंसर। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और भी आप क्वेश्चंस लगाएंगे और जो भी जितना बताया उसको एक बार आप रिवाइज करेंगे। कल हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल मतलब सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के रिलेशन को सीखेंगे, जिसको हम लोग नस्ट इक्वेशन बोलते हैं। तो तब तक आप इसको रिवाइज करिए, कंप्लीट करिए और कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे।